This video is sponsored by V-Guard. हर्षवर्धन त्रिपाठी और विजय विद्रोही। रोहन, इसके बाद आऊंगा, अभी एक एक राउंड और लेंगे प्रवक्ताओं का। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, कल एग्जिट पोल भी आएंगे। अब आज जाहिर है क्योंकि कल तो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही चर्चा हो जाएगी। एक दिन पहले यह सवाल तो बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जिट पोल पर बहुत सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि सब स्टेज्ड होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, मैनिपुलेटेड होता है, साइंस नहीं है। पर क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब वो समय आ गया है कि हम पिछले 5-7 सालों के एग्जिट पोल के आंकड़ों को अपने सामने रखकर इस बात को स्वीकार कर लें कि एक बड़ी सटीक तस्वीर सारे एग्जिट पोल मिलकर दे देते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए, मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, और ओपिनियन पोल चूंकि एक नहीं आता है, वो चुनाव के 2, 3, 4 महीने पहले से शुरू हो जाता है और कई बार तो 1-1 साल पहले भी होता है, और वो बदलता रहता है। उसमें अलग अलग ओपिनियन पोल अलग अलग बात कर रहे होते हैं, लेकिन लगभग एग्जिट पोल, और ये पिछले कई चुनावों का देखने में आया है कि उनकी दिशा बड़ी स्पष्ट दिखती है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जहां मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां 5 सीटों से सरकार बनी बिगड़ी, वहां भी एग्जिट पोल लगभग ठीक बता गए। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि एग्जिट पोल मैनिपुलेटेड होते हैं, मैनेज्ड होते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल तो हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल तो पता है ना भाई कि हमारे यहाँ अवधि में है कि नाउ ठाकुर कितना बार कहे महाराज सब सामने ही आ रहा है, यानी थोड़ी देर में छील देंगे तो सामने आ जाएगा। तो एग्जिट पोल में ऐसे कोई नहीं करेगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो बहुत साफ 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को एकदम कोई प्लेयर नहीं मानना, ये मुझे लगता है कि वहां की जनता जो मैंडेट दे रही है उसके साथ थोड़ी सी बेईमानी होगी। हम लोग विश्लेषण भी ऐसा करें, जैसे मैं निजी तौर पर खुद भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी रेस में पिछड़ गई है, कांग्रेस और बीआरएस के बीच में मुकाबला है। और एआईएमआईएम तो देखिए तू कौन मैं खामखा टाइप का मामला है उनका। वो बहुत छोटे से इलाके में लड़ते हैं, बहुत छोटी सी उनकी वोट शेयर है। लड़ाई तो बीआरएस और कांग्रेस की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये पार्टी अगर इस चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो उनके रणनीतिकारों को सोचना चाहिए कहां वो खिसक गए और कांग्रेस कहां उनसे बहुत अच्छा कर गई, क्योंकि मोमेंटम गेन की है कांग्रेस पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी 2018 का विधानसभा चुनाव होता है, करीब 7% मत लेकर आ जाती है। ठीक है, सीटें उनकी नहीं आती हैं, लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो क्या स्थिति बनती है? भारतीय जनता पार्टी को करीब 20% मत मिल जाते हैं लोकसभा में, 4 सीटें भी वो जीत लेते हैं। और जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात होती है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी करीब 19-20% मत पा जाती है। अब कह सकते हैं आप कि जीएचएमसी तो पूरा नहीं हो सकता, लोकसभा विधानसभा तो होगा, और उसके लिहाज से मुझे लगता है कि एकदम से खारिज करना ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा ने अपनी जमीन क्यों छोड़ी है, ये सवाल देश के लोगों के मन में है, हम विश्लेषकों के मन में भी है। और कमाल की बात यह है कि वहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का भाषण एक है। आप ये ना बताइए कि कौन बोल रहा है, ये सब लोग केसीआर के ऊपर हमलावर हैं। और एक बात और मैं कह दूं, केसीआर की नीतियां, खास करके मुस्लिम आईटी पार्क, जो मुस्लिम तुष्टीकरण, वो चरम पर है, देश में कोई और ये नहीं कर रहा है। लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में केसीआर सबसे है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ सबसे शानदार जो जिन राज्यों में है उनमें तेलंगाना है। तो आप केसीआर को खारिज नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब जनता को मुद्दे दिखते हैं, उसका राज्य प्रगति कर रहा है, एक हिस्से को तुष्टीकरण किया जा रहा है, जो कमजोर लोग हैं उनको स्कीम्स के जरिए लाभ दिया जा रहा है, उस सब में केसीआर के मुकाबले 10 साल के बाद भी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी नहीं हो पा रही। और मुस्लिम वोटों की जहां तक बात है तो कर्नाटक के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटरों का जुड़ाव बढ़ा है। इसीलिए देखिए आज जो ये आसिम वकार साहब हैं, आज इनकी भाषा विचित्र बदली हुई दिख रही है। ये कह रहे हैं कि देखो सब कांग्रेस और भाजपा मिल गए। ऐसी हास्यास्पद बातें करने से भी बचना चाहिए। ओके, विजय विद्रोही, मुझे पता है आसिम वकार जवाब भी देना चाहेंगे, मुस्कुरा रहे, अभी आऊंगा। विजय विद्रोही, और विजय मैं शुरू यहां से करना चाहता हूं आपके साथ। दक्षिण भारत में, जो मैंने अभी राखी से पूछा, आपको क्या समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का जादू पीक पर रहने के बावजूद दक्षिण भारत में 1-2 राज्य छोड़ दें,
तो क्यों नहीं चल पाया विजय? देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीजेपी को लेकर आशंकाएं होती हैं। जैसे तमिलनाडु में वो कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, उत्तर भारत की पार्टी है, वो वहां दलित की पेरियार वाला मूवमेंट चलता रहा है तो वहां वो रिजेक्ट कर देते हैं। केरल के अंदर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कोई गुंजाइश ही नहीं बचती बीजेपी के घुसने की। और बाकी कर्नाटक में बीजेपी ने घुसी थी बीजेपी वोकालिंगा लिंगायत वोटों के सहारे, और उन्होंने अच्छा खासा अर्जित भी किया था। तेलंगाना में भी वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। फिर बीजेपी की कुछ गलतियां रही, वो एक लंबी बातचीत है, उसमें हम उलझना नहीं चाहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर उत्तर भारत की एक ऐसी पार्टी है जो हिंदूवादी पार्टी है, ऐसे कहकर वहां का वोटर बीजेपी को रिजेक्ट करता रहा है। और बीजेपी जो वहां क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते भी करती रही है, उसमें भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। जहां तक तेलंगाना की बात है तो साफ है कि पहले 2 नंबर के लिए, पहले 2 स्थानों के लिए बीआरएस और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो रहा है, और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए ओवैसी की पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला हो रहा है। और अब कर्नाटक का दरवाजा बंद हुआ, तेलंगाना का दरवाजा भी बीजेपी के लिए बंद है करीब करीब। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, और उल्टा डबल सदमा कांग्रेस की तरफ से मिल सकता है। अगर कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत जाती है तो परसेप्शन के लेवल पर, नैरेटिव के बल पर कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता में डबल उत्साह आएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जहां कांग्रेस 2 बार 3 बार सत्ता से बाहर होती है, फिर वो दोबारा कभी सत्ता में आ नहीं पाती, उसका वोट परसेंटेज भी फिर कम होना शुरू हो जाता है। तेलंगाना में अब 28-30% से अगर वो बढ़कर आज की तारीख में 40-42% तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और जीतने की स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो बाउंस बैक होगा कांग्रेस का, ये पूरे उत्तर भारत में भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से असर डालेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी हार से ज्यादा कांग्रेस की संभावित जीत से ज्यादा दुख है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिल्कुल। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, अभी आ रहा हूं रोहन, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दक्षिण भारत में 2024 में आपको लगता है बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर कर पाएगी? और क्या तेलंगाना अगर कांग्रेस जीत लेती है तो क्या पूरे देश में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अगर दक्षिण भारत में एक और राज्य कर्नाटक के बाद कांग्रेस जीत जाती है तो बिना किसी संदेह के ये सामान्य विश्लेषण है कि वो प्लस करेगी ही करेगी। लेकिन इसे हम एकदम से प्लेन वनीला एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर कांग्रेस उस तरह से जीतती है जो हम लोग देख पा रहे हैं, यानी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उसके पक्ष में बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, कई बार कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अच्छा, क्या हिंदू वोटों के बिना हो सकता है क्या? मुस्लिम कितने हैं? 13% ही तो है। लेकिन दरअसल यही असली कैच है। अगर ये दिख गया कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी प्योर मुस्लिम पोलराइजेशन की वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो इसका एंटी, जिसको कहते हैं ना कि रिएक्शन जिसको होता है ना, तो एक एंटी थ्योरी भी चलेगी पूरे देश में। और जिस हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, और कोई आप अगर 2019 का चुनाव देखें, अगर वो 303 पर पहुंची भाजपा, तो उसमें कर्नाटक की सीटें छोड़ दीजिए तो किस राज्य का योगदान है? 4 सीटें तेलंगाना की हैं, उसके आप खोजते चले जाइए। एक तमिलनाडु में गलती से जीत गई थी, वरना तो कहीं उसका कोई नामो निशान है नहीं। तो उसके लिए 30-35 सीटों का मसला है कुल दक्षिण भारत। हाँ। लेकिन अगर उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत का एक हिस्सा वो उसको इस वजह से प्लस करेगा, तो यकीन मानिए 2024 की लड़ाई पर उसके बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बैटल में नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जीते, और बार बार ये आरोप वहां के लोग लगाते हैं कि शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस न जीते, टीआरएस जीत जाएगा तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, एक प्लेयर रहेगा, वो भले हमारा विरोधी रहे। एग्जैक्टली। This video is sponsored by V-Guard.